Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So student, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड हिस्ट्री को जाना, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चलेंगे और आज हम समझेंगे कि जो हमारे बहुत सारे अधिगमकर्ता होते हैं जो कि विविध प्रकार के बैकग्राउंड से हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और इसमें भी हम स्पेशल बात करेंगे किसके बारे में, डिसएडवांटेजेस ग्रुप और डिप्राइव्ड ग्रुप्स के बारे में। तो पहले इन ग्रुप्स के बारे में बात करने से पहले कि इसमें कैटेगराइजेशन किस किस तरीके से होता है, हमें ये समझना होगा कि ये डिप्राइव्ड जो बच्चे होते हैं ये होते कौन हैं। तो जो सबसे पहले टर्म आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है डिप्राइव्ड लर्नर्स या डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स। तो देखो, डिप्राइव्ड का अगर मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताऊं तो ये होता है वंचित बालक। अब वंचित का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी चीज़ की इनके पास कोई कमी रह गई, ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि इन्हें जिस एज ग्रुप में मिलनी चाहिए थी लेकिन वो उन्हें उस एज ग्रुप में नहीं मिल पाई। तो जब वो नहीं मिल पाई तो क्या हो गया, उस चीज़ की इनके पास कमी हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, नहीं मिला तो कमी हो गया। अब जब कमी हो गया, ठीक है, मतलब इन्हें किसी चीज़ की नीड थी जिस एज में, अगर वो चीज़ इन्हें नहीं मिली, उस चीज़ की कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इनके आसपास असंतोष, ठीक है, असंतोष का माहौल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये क्या होंगे, अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे। ऑब्वियस बात है कि अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ आपको मिले और वो चीज़ आपको मेहनत करने के बाद भी जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो चीज़ आपको ना मिले तो आपको क्या होगा, निराशा ही तो होगी, असंतोषित हो जाओगे। तो वही चीज़ होती है इन बच्चों के साथ। अब अगर हम बात करें तो इन डिप्राइव्ड बच्चों में आते कौन कौन है, डिसएडवांटेजेस बच्चों में आते कौन कौन है। तो सबसे पहले तो डिप्राइव्ड की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं, जितने भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं, या इस हम बात करें माइनॉरिटीज़ में जो हमारे पास बच्चे आते हैं, या फिर जो हमारी गर्ल्स एजुकेशन है, जो हमारी लड़कियां हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे डिप्राइव्ड एजुकेशन में आती हैं। कैसे, क्योंकि देखो एक दौर था आज़ादी के बाद कि जब लॉज तो बना दिए गए कि छुआछूत नहीं होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, सब लोग एक समान हैं, समानता के अधिकार दे दिए गए। लेकिन बहुत टाइम तक फिर भी ऐसा हुआ, ठीक है, आज़ादी के टाइम तक, आज़ादी के बहुत टाइम बाद तक भी ऐसा हुआ कि जो ये SC STs बच्चे थे, इन लोगों को नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के साथ, जो यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे, उनके साथ पढ़ने की इन्हें अनुमति नहीं मिली, ठीक है। इसी तरीके से सेम चीज़ हुई माइनॉरिटीज़ के साथ जो अल्पसंख्यक थे, और इसी तरीके से गर्ल्स के साथ। इवन गर्ल्स के साथ तो हम आज के केस में भी देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आज भी अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं एडमिट कराते हैं, ठीक है, नहीं भेजना पसंद करते हैं। उन्हें ये लगता है कि लड़कियां पढ़ लिख के करेंगी भी क्या, लास्ट में तो उन्हें घर का काम ही संभालना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स तो इस वजह से नहीं भेज पाते, और बहुत सारे पेरेंट्स इस वजह से नहीं भेजते कि उन्हें लगता है कि मतलब जहाँ पे उनके पास सुविधा ही नहीं है, एक्चुअल में उनके पास सुविधा नहीं है, कि चलो वो भेजना भी चाहते हैं तो उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि वो बच्चियों को स्कूल भेज सके। तो ये सब बच्चे जनरली हमारी किस कैटेगरी में आते हैं, डिप्राइव्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनके पास जो चीज़ जिस एज में उन्हें जिस टाइम पर मिलनी चाहिए थी, जब वो उन्हें नहीं मिली, जिस चीज़ से वो वंचित रह गए, दूर रह गए, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स। अब एक एक करके हम कैटेगरी देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम ही है कि हमें लर्नर्स को लेना है जो कि बहुत सारे विविध प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे हमारे पास होते हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं और उनको हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एक एम है कि चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आए, चाहे उसमें कितनी भी विभिन्नताएं हों, बट हम फिर भी चाहते हैं कि हर तरीके के बच्चे को मुख्य धारा में यानी कि मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। तो आज जो हम सबसे पहले कैटेगरी की बात करना चाहते हैं वो है हमारे पास प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, यानी कि समस्यात्मक बालक। अब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो किसी ना किसी तरह की समस्या उत्पन्न करे क्लास में पूरा टाइम, वो कौन से होते हैं, समस्यात्मक बालक। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा छोटी सी भी शरारतें कर रहा है क्लास में तो उसको हम समस्यात्मक बालक कह देंगे, नहीं, क्योंकि बच्चे शैतानियां तो थोड़ी बहुत करेंगे ही, ठीक है। तो लेकिन एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें अगर हम डांट दें, जिन्हें अगर हम मना करें, ठीक है, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, उन पे डांट का या किसी तरीके की पनिशमेंट का कोई असर ही नहीं पड़ता, या किसी बड़े के कहने का कोई असर ही नहीं करता, तो उसे हम बोलते हैं समस्यात्मक बालक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एक मैन है वो एक सोशल एनिमल है, यानी कि जो प्राणी है वो एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे को कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो कि समाज के द्वारा अपेक्षित होते हैं। लेकिन जब कोई बच्चे,
ठीक है, हमारे समाज के द्वारा जो अपेक्षित व्यवहार है उसको नहीं करते, ठीक है, उसके अनुरूप कार्य नहीं करते, तो ऐसे बालकों को हम क्या बोलते हैं, समस्यात्मक बालक। अब अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं कि इन बच्चों की हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत आसान है कि जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करना, ठीक है, दूसरे बच्चों को इंसल्ट करना, ठीक, या फिर क्या करना कि बहुत जल्दी किसी ना किसी बात पे एकदम से गुस्सा आ जाना उन्हें, ठीक है, मतलब एग्रेसिव हो जाना। या फिर वहीं अगर आप समस्यात्मक बालक में कुछ बच्चे ऐसे भी देख सकते हो जो कि किसी तरीके का रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से होता है ना इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे, वो उस तरीके से बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर टाइप हमारे पास कैसे बन जाता है, प्रॉब्लमेटिक, यानी कि जो अगर क्लास में, ठीक है, अपने लिए, टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हमने किस कैटेगरी में रखा, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की कैटेगरी में रखा। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ना क्या करते हैं कि आपस में बातें करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी टीचर से जाके अपनी कुछ प्रॉब्लम है या उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है क्लास के बीच में, तो वो नहीं पूछेंगे, उन्हें लगेगा नहीं नहीं सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इंसल्ट हो जाएगी। तो ये किस तरीके के बालक है, समस्यात्मक बालक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे लाइन, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो भी कभी कभी कन्वर्ट हो सकते हैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड में। तो बहुत ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए एक टीचर, एज अ टीचर, कि हमारी क्लास में कौन गिफ्टेड बच्चा है, कौन टैलेंटेड है, कौन प्रॉब्लमेटिक है, कौन स्लो लर्नर है, हर एक चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसीलिए ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई भी जाती हैं, आपके बीएड प्रोग्राम या बीटीसी प्रोग्राम में भी, और आपके पेडागोजिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना क्लास में। अदरवाइज़ होगा क्या कि ये बच्चे खुद तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, अपनी तो एजुकेशन ख़राब करेंगे ही करेंगे, साथ में और बच्चों की भी करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे बच्चों की पहचान की जा सके, ठीक है, और इन समस्याओं का निवारण भी किया जा सके। तो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हमने क्या समझे कि जो समस्या उत्पन्न करे। अब जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कभी कभी समस्यात्मक बच्चे बन सकते हैं, कैसे, जैसे कि मान लो आपने उन्हें कोई टास्क दिया करने के लिए, और अब वो अगर ऑब्वियस बात है गिफ्टेड एंड टैलेंटेड है, तो वो उस टास्क को जल्दी खत्म कर लेंगे। जब वो उसको जल्दी खत्म कर लेंगे तो वो और बच्चों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन अगर टीचर को पता है कि ये बच्चा क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, इस टास्क को जल्दी कर लेगा, तो टीचर को, ठीक है, रेडी रहना है ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए, कि अगर ये टास्क अपना टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें किस तरीके से किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रखना है ताकि ये और बच्चों को डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्या है, हमारे पास समस्यात्मक बालक है जो हमारे लिए समस्या किसी ना किसी तरीके की उत्पन्न करते रहते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने इनको कैटेगराइज भी करा। तो दो साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने इनको कैटेगराइज करा। एक थे हमारे पास बर्ट साहब, बर्ट, और एक थे दोसांझ, दोसांझ। अब बर्ट को हिंदी में बर्ट ही लिखा जाएगा और दोसांझ को दोसांझ ही लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कैटेगरी कर इनको करा कैसे कि इन्होंने कहा कि बर्ड के अकॉर्डिंग कि एक बच्चे तो वो होते हैं प्रॉब्लमेटिक जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, यानी कि बहुत गुस्से वाले होते हैं, और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो कि बहुत रिग्रेसिव होते हैं, ठीक है। यानी कि जो एग्रेसिव वाले बच्चे के होंगे वो क्या होगा, हमेशा आपको एक्साइटेड दिखेंगे आपकी क्लास में, ठीक है। कुछ भी टास्क होगा, कुछ भी नया होने वाला होगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि बस बस मैं कर दूं पहले जाके, ठीक है, मैं बोल दूं। मतलब अगर आप उन्हें क्लास में कोई इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हो तो वो उसको भी ध्यान से सुनना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें बीच में बोलना। अगर टीचर बोल भी रहे हैं कि भाई पहले हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए, उनको फॉलो अप करिए और फिर टास्क करिए, लेकिन नहीं, वो क्या करेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से नहीं सुनेंगे, ना खुद सुनेंगे ना दूसरे को सुनने देंगे, ठीक। तो ऐसे कौन से होते हैं हमारे एग्रेसिव, जो कि हाइपर एक्टिव एक तरह से हम कह सकते हैं बच्चे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स में ही आते हैं। इसी तरीके से कुछ होते हैं हमारे रिग्रेसिव चाइल्ड, यानी कि जो बिल्कुल पैसिवली बैठे रहते हैं। जैसे मान लो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, टीचर ने कहा कि ध्यान से सुनना, लेकिन तब उनका ध्यान नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर वो अपने बराबर वाले से पूछेंगे मैम ने क्या बताया, मैम ने क्या बताया, ठीक है, नहीं तो दूसरों की कॉपी छीनते रहेंगे, तूने क्या लिखा, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चे, मतलब जो बिल्कुल पैसिव से बैठे रहते हैं क्लास में, वो भी कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये दिए गए थे बर्ट के द्वारा। अब दोसांझ के द्वारा 3 क्लासिफिकेशन हमें दी गई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा डिलिक्वेंट चाइल्ड, यानी कि जिन बच्चों को हम जानते हैं बाल अपराधी के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े हुए बालक।
और उसके बाद आते हैं हमारे पास साइकोसोमैटिक, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं मनस्तापीय बालक। ठीक है, तो एक एक करके अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन से होते हैं, बाल अपराधी बच्चे हम किन्हें कहते हैं, फिर हम देखेंगे पिछड़े हुए बालक किन्हें बोलते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि साइकोसोमैटिक जो बच्चे होते हैं, मनस्तापीय जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनको किस तरीके से इनकी पढ़ाई मतलब इनको एजुकेशन दी जा सकती है, किस तरीके से इनकी लर्निंग करवानी चाहिए, वो सब अब हम एक करके देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि डेलिक्वेंट चाइल्ड क्या होते हैं, डेलिक्वेंसी क्या होती है, यानी कि बाल अपराधिकता क्या होती है। तो देखो, ऐसे अपराध के अगर उन्हें कोई वयस्क करे, कोई एक एडल्ट पर्सन करे तो वो दंडनीय हो, अगर वही सेम अपराध कोई बच्चा करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बाल अपराधी बोलते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा अपराध है जो कि कानून की नज़रों में दंडनीय है, लेकिन वो किसके द्वारा हुआ है, किसी बच्चे के द्वारा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाल अपराधी बोलते हैं, यानी कि हम उसे क्या बोलते हैं, डेलिक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सबने निर्भया केस के बारे में सुना होगा। तो निर्भया केस में क्या था, जो उनमें से एक रेपिस्ट था वो क्या था, 18 साल से कम का था, तो वो किस में कैटेगरी में आया, डेलिक्वेंट चाइल्ड की कैटेगरी में आया। और ध्यान रखिएगा, जब ऐसे केसेस लगातार सामने आए तो उसके बाद ये प्रयास किया गया कि इस एज को कम करके 16 साल किया गया। पहले क्या था कि 18 साल तक के अगर कोई छोटा बच्चा होता था, ठीक है, 18 साल से अगर कोई कम का पर्सन है तो उसे हम क्या करते थे, डेलिक्वेंट चाइल्ड की कैटेगरी में रखते थे। लेकिन क्योंकि देखा गया कि ऐसे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग इस बेसिस पे उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वो छूट जा रहे हैं आसानी से, तो क्या करा गया कि इस एज को कम करा गया और यहाँ पे कर दिया गया इसको 16 वर्ष। तो अगर अब 16 साल से कोई बड़ा पर्सन है जो कोई ऐसा अपराध करता है जो कि दंडनीय है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। 16 साल से छोटे बच्चे हमने किस में रखे, बाल अपराधी की कैटेगरी में रखे। अब लेकिन बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कि ये बच्चे जो हैं ये अपराधी कैसे बन गए। तो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो मानते हैं कि ऐसा जनरली होता है किसकी वजह से, इमोशनल इनस्टेबिलिटी की वजह से, इमोशनल इनस्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। अब बात आती है कि आखिर ये इमोशनल जो इनस्टेबिलिटी है, यानी कि जो सांवेगिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, वो क्यों उत्पन्न हुई। तो अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इसके हेरिडिटी रीजंस भी हो सकते हैं, मतलब आनुवंशिकता, फिर एनवायरनमेंट भी हो सकता है। अब एनवायरनमेंट में भी हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट, हमारे नेबर्स का एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। फिर इसमें यह भी माना जाता है कि किसी पर्सन की शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यानी कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये भी एक रीज़न माना गया कि ये बाल अपराध को जन्म देता है। मान लो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि फिजिकली देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं समाज में उसमें एक हीन भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, और हीन भावना उत्पन्न हुई तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। जब इमोशनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई तो बच्चे की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बाल अपराधी बन जाए। तो इस तरीके से जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसी बच्चे को बाल अपराधी बनाने में। इसीलिए कोशिश की जाती है कि इन सारे फैक्टर्स को हमारी सोसाइटी में से हटाया जाए। और लास्ट जो कॉज है वो है हमारे पास साइकोलॉजिकल कॉज, यानी कि किसी पर्सन की, ठीक है, मन की वृत्तियाँ कैसी हैं, वो साइकोलॉजी किस तरीके से सोचता है, ठीक है, उसके मन में, उसके विचारों में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से उसको इमोशनली अटैक कर रहा है, वो भी सब हमारे किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चे की डेलिक्वेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे कि हेरिडिटी के बारे में साइकोलॉजिस्ट ने बात करी, लेकिन हेरिडिटी के बारे में जब बहुत सारी चीज़ें देखी गई, पता लगाया गया, तो माना गया कि केवल अकेले हेरिडिटी कभी भी डेलिक्वेंसी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। जब तक इस हेरिडिटी को, इस एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक कोई बच्चा डेलिक्वेंट चाइल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हेरिडिटी अपने आप में एक फैक्टर है, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर अपने आप में नहीं बन सकता कि बच्चे को वो डेलिक्वेंट चाइल्ड बना दे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हेरिडिटी का हम कह दें कि प्रोडक्शन होगा किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ ये जुड़ेगी, तभी एक बच्चा डेलिक्वेंट चाइल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि हो सकता है उसके घर में क्या हो कि मम्मी पापा की आपस में लड़ाई रहती हो, या हो सकता है कि उसके पेरेंट्स डाइवोर्सी हों, या फिर घर में मान लो उसके फादर हैं वो
ड्रिंक करते हैं या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या घर में एक बहुत निगेटिव सा माहौल है बच्चे के लिए, तो वो भी हो सकता है कि बच्चे को बाल अपराध के लिए जन्म दे सके। इसी तरीके से स्कूल में, अगर मान लीजिए स्कूल में बच्चा किस तरीके की चीज़ें देख रहा है, उसके फ्रेंड्स किस तरीके के हैं, ठीक है, टीचर्स उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसके जो पीयर ग्रुप है उसके साथ कैसे बिहेव करता है, ये सब भी। और दूसरा नेबर्स, नेबर्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका समाज जो है आसपास का, वो उसके साथ किस तरीके से बिहेव करता है। ये सब चीज़ें हमारी कंट्रीब्यूशन करती हैं किसमें, एक बच्चे को डेलिक्वेंट चाइल्ड बनाने में। तो अब अगर कोई बच्चा डेलिक्वेंट चाइल्ड बन गया है, चलिए मान लिए, तो उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हम इसकी रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास क्योर, यानी कि हम इसको सुरक्षा किस तरीके से, मान लो कि कोई बच्चा बन चुका है तो उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो बच्चा अगर बनने की स्टेज पर है, प्रोसेस में है, तो उसको वहीं रोक दिया जाए, या फिर अगर बच्चा बन चुका है तो कैसे ठीक करेंगे। तो अगर मान लो आपको लगता है कि बच्चा प्रिवेंटिव स्टेज में है स्टिल, तो हमें क्या करना होगा कि उसके घर पर इस तरीके की उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इस तरीके का माहौल उस बच्चे के लिए बनाना चाहिए कि बच्चे की जो ये इतनी सारी इंस्टेबिलिटी हैं वो सब स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। सेम विद हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बच्चे के घर में कर सकते हैं, एक दूसरा हम कर सकते हैं बच्चे के स्कूल में। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा, ठीक है, बन चुका है, ठीक है, लेकिन अब उसको ठीक किया जा रहा है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया, उसको थेरेपी दी जा सकती है, उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। तो इन तरीके से हम इस तरीके के बच्चों को ठीक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डेलिक्वेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई बच्चा अपराध करता है जो कि दंडनीय है, तो उसको हमने क्या बोला, डेलिक्वेंट चाइल्ड। इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने बैकवर्ड चाइल्ड की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी, जो कि है हमारी बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि पिछड़े हुए बालक। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये पीछे रह गए, पिछड़ गए हैं किसी ना किसी रीजंस की वजह से। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि पिछड़े हुए बालक कौन होते हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जो कि 8th क्लास में है, ठीक है, अभी प्रेजेंटली वो 8th क्लास में है, अगर उसको 7th क्लास के क्वेश्चंस दिए जाएं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और वो इनको सॉल्व ना कर पाए, ठीक, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड बोलते हैं, पिछड़े हुए बालक बोलते हैं, जो कि अपने से एक नीची क्लास की, ठीक है, एक पहली क्लास की समस्याओं को सॉल्व ना कर पाए, उन्हें उसमें सॉल्व करने में कठिनाइयाँ आएँ, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, पिछड़े हुए बालक बोलते हैं, यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी गई स्टूडेंट्स, ये दी गई थी बर्ट के अनुसार, बर्ट के अनुसार। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई इंडियन कंटेक्स्ट में पूछे कि बैकवर्ड चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो होती है कि मान लीजिए अगर कोई क्लास है जिसमें हमें बच्चों की जो आयु है लगभग, वो एवरेज जो एज है वो 13 साल के आसपास होनी चाहिए, लेकिन अगर उस बच्चे की एज उस क्लास में 14 साल है, बाकी सारे बच्चे 13 साल के, लेकिन वो बच्चा अगर 14 साल का है, तो वो बच्चा भी हमारा बैकवर्ड चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। तो ये थी हमारी इंडियन कंटेक्स्ट में डेफिनेशन। अब अगर बात आती है कि ये जो बच्चे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यानी कि आप इन्हें किस तरीके से पहचान सकते हैं अपनी क्लास में, तो जनरली क्या होता है कि आपको इस तरीके के बच्चे जो कहीं ना कहीं ऐसे होंगे कि ये आपको पैसिव लर्नर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, पैसिव लर्नर्स होंगे, चीज़ों को ये एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पाएंगे, यानी कि अमूर्त तरीके से नहीं सोच पाएंगे, आपको इन्हें हमेशा हर चीज़ को ऑडियो विजुअल एड से सिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर और क्या कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं ये बहुत पैसिमिस्टिक होंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत निराशावादी भी होंगे, ठीक है, इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे, जल्दी से किसी के साथ बातें करना, घुलना मिलना इन्हें पसंद नहीं होगा, किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और अगर मैं इनकी आईक्यू लेवल की बात करूं, तो इनका जो आईक्यू होता है लगभग 75 से 90 के बीच में आपको दिखेगा, ठीक है। दूसरा, ये ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मतलब ये ना ग्रुप में कोई टास्क नहीं करना चाहते, हमेशा ये समूह से बाहर इंडिपेंडेंटली किसी कार्य को करना चाहेंगे, कभी भी आपको ये समूह में कार्य करते हुए नहीं दिखेंगे इस तरह के बच्चे, ठीक है। और क्या कि आप इन्हें देखोगे कि अगर नॉर्मल स्टूडेंट को मान लो किसी चैप्टर को कवर अप करने में 2 दिन लगते हैं, तो इन्हें क्या होगा, इन्हें 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। तो इस तरीके के बच्चों को हमने क्या बोला, बैकवर्ड चाइल्ड बोल रहा। या फिर क्या हो सकता है कि आपको इनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देनी पड़े किसी चीज़ को समझाने के लिए, यानी कि विशेष आपको कक्षाओं के इनके लिए आयोजन भी करवाना पड़े, ठीक है, व्यवस्था करवानी पड़े। तो इस तरीके के बच्चों को हमने क्या बोला, बैकवर्ड चाइल्ड बोला। तो अब बात आती है कि इसके रीजंस क्या रहे होंगे, तो फिर से वही रीजंस या तो हेरिडिटरी हो सकते हैं, या फिर हमारे एनवायरमेंट के हो सकते हैं,
सकते हैं। अब एनवायरनमेंट के हैं तो घर के हो सकते हैं कि बच्चे को घर में ठीक से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर बच्चे को स्कूल में ठीक से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसका वही कि सोशल तरीका। तो यही कुछ रीजंस हैं इन बैकवर्ड चाइल्ड के। तो बात आती है कि अगर हम इनको एजुकेशन किस तरीके से दे सकते हैं, तो सबसे पहला तो वही सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकी पहचान करिए, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराइए। एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से भी इन्हें करा सकते हैं, ठीक है। इन्हें फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पा रहे, तो हमें क्या करना होगा, TLM का यूज़ करना होगा, ऑडियो विजुअल एड्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया निराशावादी हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें में हमें मोटिवेशन की कमी है, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें मोटिवेशन भी देना होगा। पढ़ाई के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों को मोटिवेट किया जाए, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ इनसे कराई जाए ताकि ये ग्रुप में रहना पसंद करें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये बच्चे क्या है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, तो अभी इन्हें क्या कोशिश करी जाए कि इन्हें ग्रुप में रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों के साथ इन्हें चांस दिया जाए कि घुल मिल सके, ठीक है, सोशलाइज हो सके अपने आप में। तो ये बच्चे क्या बने हमारे पास कि ये बैकवर्ड चाइल्ड है। हमने देखा इनकी पहचान किस तरीके से होगी, इनकी डेफिनेशन देखी हमने, और हमने देखा कि इनकी क्लासेस, हम इनकी टीचिंग किस तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ये बैकवर्ड बच्चे हैं, ठीक है, इनका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इनका EQ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल क्वेश्चन। और ये किस तरीके से करा जाता है, ये करा जाता है EA/CA इंटू 100। ये बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, एजुकेशनल क्वेश्चन है, एजुकेशनल क्वेश्चन, यानी कि हम किसे कह सकते हैं, शैक्षिक लब्धक। क्वेश्चन को हम बोलते हैं बुद्धि लब्धक, इसी तरीके से इसको हम बोल सकते हैं शैक्षिक लब्धक। अब ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये है हमारे पास शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु, और CA हम जानते हैं क्रोनोलॉजिकल, जो कि हमारी एज होती है वही, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से EQ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम IQ ना यूज़ करके कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम EQ निकालते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी यानी कि साइकोसोमेटिक की तरफ। थर्ड कैटेगरी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक, यानी कि मनस्तापीय बालक। अब देखो, इसका मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनका जो मन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, वो उसे बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में कर ही नहीं पाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो उनके मन में चल रहा है, ठीक है, तो वो उसके एकदम अपोजिट कार्य करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप के बच्चे मिलेंगे हमें जो कि बिल्कुल संकोची होंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल अगर उन्हें किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो भी रही है तो वो किसी से कोई बात करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर उनमें कहीं ना कहीं हकलाना हम देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैमरिंग, ठीक है। इस तरीके की जो फीचर्स होते हैं इन बच्चों में देखे जाते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास मनोदशा का मचलना, यानी कि जो इनकी मन की दशा है वो बहुत ज़्यादा विचलित रहती है। तो ये 3 टाइप के बच्चे होते हैं जो कि साइकोसोमेटिक कैटेगरी में देखे जाते हैं जनरली। तो आज हमने देखा यहाँ पे कि डिप्राइव्ड बच्चे कौन से होते हैं और जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं उसमें हमने कैटेगरी को डिवाइड करा, और हमने जो सारी कैटेगरीज थी इनको देखा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कैटेगरी को देखेंगे, जितने भी डाइवर्स लर्नर, अभी तो बहुत सारे टाइप्स बचे हुए हैं, एक एक करके सारे टाइप्स को कवर अप करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट पार्ट्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।